बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और पहले वीडियो और अब शर्मनाक तस्वीर मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब के ओहदे तक कैसे पहुंची, एक एक करके तमाम तर राज खुल रहे हैं, सामने आ रहे हैं। और आज लीक होने वाली शर्मनाक तस्वीर ने तमाम तर सूरत हाल वाज़े कर दी कि मरियम नवाज को इस ओहदे तक पहुंचने के लिए डंडा भी पकड़ना पड़ा और वर्दी भी पहनना पड़ी। कैसे और क्यों कर, हैरान कुन मनाजिर। लेकिन इससे पहले इन तमाम तर चीज़ों का बैकग्राउंड समझने के लिए आज की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स, क्योंकि हाफिज साहब के इंकशाफात ने भी तमाम तर चीज़ें पाकिस्तानी अवाम के सामने खोल कर रख दी। ऐसे मौके के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के लतीफ़े, उनका जिक्र करना भी जनाब किसी तौर पर भी दिलचस्पी से कम नहीं होगा। पहले अगर जिक्र करें जनाब अदालत का, तो अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को रियासती इदारों और ऑफिशियल्स के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। अदालत ने इमरान खान को दौरान ट्रायल कमरा अदालत में रियासती इदारों और ऑफिशियल्स के खिलाफ इशारतन बात करने से भी रोक दिया। अदालत ने कहा कि मीडिया सियासी इश्तियाल अंगेज बयानिए जो रियासती इदारों और उनके ऑफिशियल्स को टारगेट करते हों, पब्लिक ना करे। जी हाँ, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इमरान खान की जानिब से गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान, गुज़श्ता 7 दिनों के दौरान जो सख्त किस्म के बयानात आए सामने, जिसमें इमरान खान ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का नाम, मौजूदा आर्मी चीफ साहब का नाम लेकर वाज़े कर दिया कि जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उसके पीछे कौन है, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर आइनी और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ की गई, उनके पीछे कौन है। और फिर इमरान खान ने यह बात वाज़े कर दी कि अगर उनकी अहलिया बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो नाम लेकर उन्होंने कहा आर्मी चीफ का कि वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे और वो किसी के साथ किसी किस्म की डील करने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसी ही सूरत हाल के अंदर आज अदालत की जानिब से बयानबाजी से जज नासिर राना ने, एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने इमरान खान और बुशरा बीबी को रियासती इदारों और ऑफिसर्स के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। देखना पड़ेगा इसके आइनी और कानूनी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के ऊपर जो है वो अपना अबूर रखने वाले वकला और दीगर जो सख्तियात हैं, उनके ख्याल में ऐसा किसी तौर मुमकिन नहीं कि किसी अदालत की जानिब से किसी सियासतदान को बात करने से रोक दिया जाए, क्योंकि हमेशा से सियासतदान इदारों के हवाले से बात करते हैं। अब ये एक अलहदा बात है कि इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान की 75 साला सियासी, अदालती, आइनी, इंतखाबी तारीख के दौरान पहली मरतबा खुलकर इस किस्म का मौक़िफ़ जो है वो उठाया गया, सामने रखा गया कि इमरान खान बिलाशुबा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिविलियन बालादस्ती कायम करने के सुरखेल हैं। जी हाँ, अदालत ने कहा कि इल्ज़ाम है बानी PTI ने रियासती इदारों की काबिल इज़्ज़त शख्सियात के खिलाफ सियासी, इश्तियाल अंगेज़ और मोतसबाना बयानात दिए हैं। अदलिया, पाक आर्मी, आर्मी चीफ के बारे में बयानात अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ हैं। आइन और कानून का हवाला नहीं दिया मोहतरम जज साहब ने और कहा जनाब कि ये इमरान खान ने जो बयान दिए हैं ये अदलिया और पाक आर्मी के खिलाफ हैं। अदलिया के हवाले से इमरान खान ने चीफ जस्टिस साहब को ख़त भी लिखा, सूरत हाल उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के सामने तमाम तर रखी। आर्मी चीफ के हवाले से भी उन्होंने बयान दिया कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है इसके पीछे वो हैं। एहतसाब अदालत ने कहा कि ऐसे बयानात इंसाफ की फरामी के अमल में रुकावट का सबब बनते हैं। अदालत ने कहा कि कोर्ट डेकोरम और फेयर ट्रायल के तकाज़ों का ख्याल रखना अदालत की जिम्मेदारी है। अदालत ने जेल हुकाम को हुक्म दिया कि जेल अदालत को ईद से पहले की पोजीशन पर बहाल करें और रियासती इदारों के उनके ऑफिसर्स पर इशारे से भी मुल्ज़मान सियासी, इश्तियाल अंगेज़ और मोतसबाना बयानात नहीं देंगे। और ये भी एहतसाब अदालत ने हदायत की कि मीडिया अपनी रिपोर्टिंग को अदालती कार्रवाई तक महदूद रखेगा, यानी इमरान खान इसके ऊपर बात भी ना करें और अगर इमरान खान बात कर दें तो मीडिया इसको रिपोर्ट भी ना करे। ये सूरत हाल है। इतना खौफ है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इज़हार राय के ऊपर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं और अब मामला पहुंचा है एहतसाब अदालत के जज तक, वो भी ये बात जनाब कर रहे हैं। दूसरी जानिब हाफिज साहब ने भांडा फोड़ दिया। हाफिज साहब, जी हाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ हाफिज नईमुर रहमान साहब का,
جماعت اسلامی کے نئے امیر، اور آج کھل کر انہوں نے جو موقف اختیار کیا، کبھی لوگ سوچا کرتے تھے کہ شاید سراج الحق صاحب اسی قسم کا موقف رکھتے اس وقت جب پاکستان تحریک انصاف کی آئینی اور قانونی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرایا جا رہا تھا، مگر اس وقت ان کی جانب سے یہ موقف نہیں سامنے لایا گیا۔ آج حافظ نعیم صاحب نے کہا جنہوں نے فیصلے کیے اور جن کو حکومت میں لایا گیا دونوں پھنسے ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کی اہم سیاسی جماعت، 6 رکنی اپوزیشن اتحاد کی اہم پارٹنر اور سڑکوں پر آنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے تیار، انہوں نے منصورہ کے اندر حافظ نعیم الرحمان نے آج گفتگو کی۔ انہوں نے کہا جنہوں نے فیصلے کیے اور جن کو حکومت میں لایا گیا دونوں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک چلتی حکومت کو ختم کر کے جی ہاں میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک چلتی حکومت کو ختم کر کے ملک کو بحران میں دھکیلنے والی جماعتیں عوام سے معافی مانگیں۔ فارم 45 کی بنیاد پر نتائج تیار کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اور جب فارم 45 کی بنیاد پر نتائج تیار ہوں گے تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف ہی کی حکومت بنے گی۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ ملک شدید بحرانوں کی زد میں ہے، ہر فرد مسائل کا حل چاہتا ہے، آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی آزادی مسائل کا حل ہے، آئین پر شب خون مارنا آئین سے انحراف ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 2024 کے الیکشن میں گڑبڑ کی گئی، اپنی مرضی کے لوگ مسلط کیے گئے۔ پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں الیکشن میں جو کچھ ہوا یہ چلنے والی چیزیں نہیں، حکومت نے چلنا نہیں، خود ہی پیچھے ہٹ جائیں۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ پی ڈی ایم جماعتوں کو الیکشن میں نوازا گیا، فارم 45 لوگوں کے پاس موجود ہے، لیکن الیکشن کمیشن یرمغال بن چکا ہے۔ ضمنی انتخابات میں تو فارم 45 بھی پہلے ہی سے اپنی مرضی کے بنا لیے گئے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ فارم 45 کی بنیاد پر ہی تمام نتائج کو مرتب کیا جائے، یہی تمام تر مسائل کا حل ہے۔ جو جیتا ہے اقتدار اس کے حوالے کیا جائے، اسے ہی جیتنے دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر سپریم کورٹ سے بڑی اتھارٹی نہیں، چیف جسٹس اور تمام جج صاحبان سے درخواست ہے کہ یہ معمولی واقعہ نہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا جنہوں نے فیصلے کیے، جن کو حکومت میں لایا گیا دونوں پھنسے ہوئے ہیں، جو جیل میں ہیں اور آگے کچھ راستہ نظر نہیں آ رہا، جو ہے وہ سامنے آئیے، گفتگو کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ادارے اپنی آئینی حدود کے مطابق کام کریں، ہمیں اپنے ایٹمی پروگرام کا تحفظ کرنا ہے، ہمیں پاکستان کی سرحدوں کا تحفظ کرنا ہے، عوام کے ساتھ اتحاد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، ہم اداروں کی تقسیم کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اہم ترین بات حافظ نعیم الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی کی امیر کے طور پر منتخب ہونے کے بعد پہلا بڑا خطاب ان کا، جس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ جس نے فارم 45 کے تحت یہ الیکشن جیتے ہیں اقتدار ان کے حوالے کیا جائے۔ ڈیفینیٹلی فارم 45 کے تحت تو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے ہی الیکشن جیتے ہیں، اس لیے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ایک واضح موقف جو ہے وہ اختیار کر لیا۔ دوسری جانب آگے بڑھنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سامنے مریم نواز کی وہ شرمناک تصویر رکھیں جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مریم نواز اس عہدے تک کیسے پہنچیں، کیا کیا جتن انہیں کرنا پڑے، کیا قیمت انہیں برداشت کرنا پڑی اس عہدے تک پہنچنے کے لیے، جس پر جو ہے وہ شریف خاندان کی عزت بھی تار تار ہوئی، لوگوں نے اپنی انگلیاں دانتوں تلے داب لیں۔ معاملہ کیا ہے اس کی طرف جانے سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چند لطائف آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج یہ کہا کہ ہم کسی کو آئین کی دھجیاں نہیں اڑانے دیں گے۔ میں نے ٹویٹ کیا کہ اس کے ساتھ تو میوزک آنا چاہیے، نیٹ ساؤنڈ آنی چاہیے، کہکے آنے چاہیے بیک گراؤنڈ میں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ کسی کو آئین کی دھجیاں نہیں اڑانے دیں گے۔ جناب چیف جسٹس صاحب، جب سے آپ ملک میں آئے ہیں بطور چیف جسٹس کے طور پر، پاکستان کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ اس سے بڑی دھجیاں کیا اڑائی جائیں گی؟ چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا گیا، خواتین اور بچوں کے حقوق پامال کر دیے گئے، لوگوں کے گھروں کے اندر گھسا گیا۔ کیا ہوا جمشید دستی کے ساتھ آپ کو یاد ہے؟ کیا ہوا پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت کے ساتھ آپ کے آنے کے بعد ہی؟ کیا ہوا پاکستان تحریک انصاف جیسی سب سے بڑی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کے ساتھ؟ کیا ہوا 3 دن کے اندر عمران خان کو 3 کیسز کے اندر جو غیر آئینی غیر قانونی طور پر سزائیں سنائیں گی؟ کیا ہوا بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے؟ جب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود تھا، آپ نے انٹروین کیا، غیر آئینی اور غیر قانونی راستہ اپنایا، پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان چھین لیا، ہاتھ پاؤں ان کے باندھ لیے، پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا، کمپین انہیں نہیں چلانے دی گئی، جلسے جلوس انہیں نہیں کرنے دیے گئے، اور پھر نقطہ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ سارے کا جو ہے وہ نقطہ، وہ سب سے بڑا نقطہ کیا تھا؟
8 اور 9 फरवरी की दरमियानी शब जिस तरह से पाकिस्तान में पाकिस्तान के नेशनल मैंडेट के ऊपर शब खून मारा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशस्तें दीगर सियासी जमातों के हाथ में तकसीम कर दी गईं, और आप कह रहे हैं आप आइन की धज्जियां नहीं उड़ाने देंगे। काजी साहब कहते हैं जनाब जब से चीफ जस्टिस बना हूं किसी जज की जानिब से मुदाखलत की शिकायत नहीं मिली है, और ये जो मुदाखलत की शिकायत हैं ये तो सारी मेरे से पहले की हैं, और मेरे इस अहद के दौरान अगर कोई मुदाखलत हुई भी है तो उसे रिपोर्ट नहीं किया गया। जनाब चीफ जस्टिस साहब गौर से उस खत का जायजा लीजिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने भेजा है, उसमें इस वक्त का भी जिक्र है, उसमें सिर्फ माजी के वाक़यात का जिक्र नहीं है, इस वक्त का भी जिक्र है कि ज़रा तहकीक तो करें, ज़रा तफ्तीश तो करें, चीज़ें सामने तो लेकर आएँ कि कौन है जो इस किस्म के मामलात के अंदर मुलव्विस है। और आप कह रहे हैं जनाब कि आपके दौर के अंदर ये नहीं हुआ। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने आज फरमाया, पहले बल्कि हम आपके सामने वो शर्मनाक तस्वीर रखते हैं, डॉक्टर शहबाज गिल ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि बाजी के अब्बा जी को फिल्मों में काम करने का शौक था, बाजी भी लगता है अदाकारी कर रही हैं, हर रोल जीना चाहती हैं, उम्मीद करते हैं इस हिसाब से डॉक्टर का लिबास पहनकर सर्जरी करने की जिद नहीं कर डालेंगी, क्योंकि बाजी को हर मिनिस्ट्री के हर रोल के अंदर टिक टाक बनानी है, इमेच्योरिटी की हद है। वैसे ये है तस्वीर जनाब, मरियम नवाज ने आज वर्दी पहन ली, अपने कपड़े नहीं पहने, अपने कपड़ों की जगह वर्दी पहन ली, अपने कपड़े उतार कर उन्होंने, लेकिन ये वर्दी पहनने के लिए उन्हें क्या कीमत अदा करनी पड़ी, ये जो है वो आगे चलकर इसके ऊपर बात करते हैं। ये दूसरी तस्वीर है, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने कहा कि कोर कमांडर लाहौर साहब अब कहीं आप ना बुला लीजिएगा बाजी को, क्या पता आर्मी चीफ की वर्दी भी पहनकर पहुंच जाएं। वैसे कमाल है हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर भी इन लोगों को मुसल्लत किया पाकिस्तान पर। ये देखिए जनाब, मरियम नवाज साहबा के हाथ में डंडा है और पुलिस की वर्दी इन्होंने पहन रखी है, इसके अंदर एक मैसेज है, वो मैसेज भी आगे चलकर हम आपको बताते हैं। पुलिस इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, खवातीन और बच्चों के साथ जो कुछ कर रही है, उसके बाद ये इज़हार यकजहती वर्दी पहनकर उनके साथ करना यकीनी तौर पर बड़ा सिग्निफिकेंट है। जो शहबाज गिल साहब कहते हैं ड्रामों से रिश्ता पुराना है। ये नवाज शरीफ साहब की एक तस्वीर है जनाब, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने पंजाब पुलिस की वर्दी पहन रखी है, और साथ जनाब मरियम नवाज साहबा की तस्वीर है। यहाँ मरियम नवाज साहबा ने जो है वो पुलिस की जो है वो वर्दी पहन रखी है, और सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त एक जो है वो सर्वे भी चल रहा है कि बाजी को जो है वो ये सिपाहिन यानी सिपाही की मोनस बनने का मशवरा किसने दिया था? आईजी साहब की कारस्तानी है, बाऊजी का मशवरा था, टिक टाकर सहेलियों की फरमाइश थी, या बाजी की ये अपनी फिल्मी ख्वाहिश थी? और मरियम नवाज क्या कहती हैं, आग का दरिया अबूर करके वज़ीर आला की कुर्सी तक पहुंचना पड़ा। मरियम नवाज की वो वीडियो इससे पहले सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बड़ा आसान है, उसमें बूट चाटने पड़ते हैं, उसमें बूट साफ करने पड़ते हैं, उसमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, और वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता मैं इख्तियार नहीं करूंगी। लेकिन फिर रास्ता उन्होंने वही इख्तियार किया। किस तरह से उनकी मुलाकातें हुई रावलपिंडी के अंदर, दावे किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और अब मरियम नवाज साहबा ने कहा कि मुझे आग का दरिया अबूर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा। कहाँ तक? पुलिस की पासिंग आउट परेड में, और पुलिस की पासिंग आउट परेड में वो वज़ीर आला बनकर पहुंची। वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए उन्हें कौन सा आग का दरिया अबूर करना पड़ा, इस हवाले से वाकफाने हाल तमाम तर चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, उन्हें अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा है कि कितनी बड़ी कीमत मरियम नवाज ने और शरीफ बरादरान ने, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ ने मरियम नवाज साहबा को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बड़ी कीमत अदा की। मरियम नवाज की मुलाकातों का भी जिक्र सोशल मीडिया के ऊपर भी गर्दिश में रहा, दीगर भी सीना बसीना बातें गर्दिश करती रहीं कि किस तरह से मरियम नवाज ने को इसके लिए डंडा हाथ में पकड़ना पड़ा। ये तो एक डंडा है ना जो आज उन्होंने जो है वो पुलिस का डंडा हाथ में उठा रखा है, तो इस्टेब्लिशमेंट का डंडा भी जो है वो उसका भी उन्हें जो है वो साथ देना पड़ा, और इस्टेब्लिशमेंट के डंडे के साथ उन्हें खड़ा होना पड़ा, इस्टेब्लिशमेंट के डंडे के मौक़िफ़ के साथ। अपने बाऊजी का जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था उसको उन्हें तबाह बर्बाद करना पड़ा, और फिर उन्हें पुलिस की वर्दी पहनना पड़ी, और पुलिस की वर्दी पहनकर उन्हें ये मैसेज देना पड़ा कि जनाब हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, क्योंकि चंद दिन पहले पुलिस के साथ जो कुछ हुआ जनाब जो है वो फौजी जवानों की जानिब से, वो भी आपके सामने है। तो बड़ा सिग्निफिकेंट है मरियम नवाज साहबा की जानिब से ये वर्दी पहनना। उन्होंने कहा कि मैंने आज पुलिस यूनिफॉर्म पहनी है तो मुझे पता चला है कि जनाब ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी इसके लिए जो है वो अदा करना होती है। तो जनाब मरियम का खैर शौक़ है पुलिस की वर्दी पहने,
یا فوج کی وردی پہنے، کیونکہ شہباز گل نے بھی کہا نا کہ آپ کہیں وہ آپ آرمی چیف کی وردی پہن کے نہ پہنچ جائیے گا، تو مریم نواز سے کچھ بعید نہیں ہے وردی کے ساتھ، کیونکہ انہیں اسی قسم کا پیار ہے۔ ایک پیار تو وردی سے پاکستان کی پوری قوم کو ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آئین اور قانون کے اوپر جب تک عمل ہو تو تمام جو ہیں وہ اچھے بھی لگتے ہیں، قابل عزت اور احترام بھی ہوتے ہیں۔ لیکن مریم نواز صاحبہ نے یہاں تک پہنچنے کے لیے، یہ وردی پہننے کے لیے، یہ ڈنڈا اٹھانے کے لیے جو قیمت ادا کی وہ آپ بھی جانتے ہیں اور پوری پاکستانی قوم بھی جانتی ہے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹ باکس کے اندر، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔